हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SUSM एकेडमी। मेरा नाम है ललित कंबोज। हम लोग पढ़ रहे हैं BA BSc BCom में एक माइनर पेपर होता है एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। इसकी हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। ये वीडियो 7 है। और अगर आपने बाकी 6 वीडियो नहीं देखी हो जो कि 3 यूनिट के लिए बनी है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के उनका मैं लिंक दे दूंगा और उसको आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। अब हम यूनिट 4 शुरू करते हैं। इस यूनिट जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एक सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं। जो भी सिलेबस में पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है उसको हम उसी ढंग से लेकर के चल रहे हैं। तो अब आता है यहाँ पे पर्यावरण कौशल को बढ़ावा देने के तरीके। पर्यावरण मैंने बताया था पहले भी कि पर्यावरण किसे कहते हैं। हमारे चारों ओर का क्षेत्र, जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का ही पर्यावरण कहलाता है, यानी कि चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। कौशल किसे कहते हैं? कौशल का अर्थ होता है कि किसी कार्य करने की क्षमता या योग्यता या उसका विशेष ज्ञान, और जो जो कि ताकि हम एक इच्छित परिणाम प्राप्त कर सके, उसको हम कौशल कहते हैं। यहाँ पे पर्यावरण कौशल का अगर हम एक साथ मतलब देखें तो उसमें आएगा कि पर्यावरण को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे इसको कंजर्व रखें, कैसे हम उसको, इसमें जो डिसबैलेंस हो रहा है उसको हम बैलेंस की फॉर्म में लाए, इसको बढ़ावा देने के क्या क्या तरीके हो सकता है। बेसिकली यही है कि हम पोल्यूशन को कैसे कम करें या पोल्यूशन को हम कैसे स्टेबलाइज करें ताकि वो ज़्यादा ना बढ़े और उसका असर जीव जंतु पेड़ पौधों पे ना आए। इसमें एक तरीका ये भी है कि जो हम की वेस्ट निकालते हैं उसका मैनेजमेंट कैसा करें, किस तरह कम से कम हम कचरा उत्पन्न करें। इसका अपशिष्ट का अर्थ होता है आपका, ओके, अपशिष्ट ये वेस्ट कचरा, कोई भी चीज़ जो कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है या अवांछित है वही कचरा कहलाता है। अब इसका शाब्दिक अर्थ भी यही है, अवांछित, अनुपयोगी या कचरा है अपशिष्ट का अर्थ वेस्ट का, अर्थात किसी भी पदार्थ का प्राथमिक उपयोग करने या होने के बाद जो शेष बचता है उसी को हम अवांछित पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि वेस्ट में कुछ बचा हुआ खाना था, हमने फेंक दिया, वो भी वेस्ट है। थैली का यूज करके हमने रैपर का यूज करके फेंक दिया, वो भी वेस्ट है। यूज्ड सामान चाहे मोबाइल है उसको फेंक दिया, या वायर था उसको फेंक दिया, वो भी वेस्ट है। ऐसे ही आपका मेडिकल भी वेस्ट होता है। मेडिकल की दवाई, जैसे दवाई होती है, इंजेक्शन होता है, उसको हम यूज करके फेंक देते हैं, उसको हम मेडिकल वेस्ट कहते हैं। इसी तरह जैसे बैटरी होती है उसको फेंक देते हैं, वो भी होता है आपका वेस्ट ही होता है। बहुत सारी मेटल्स होते हैं इसी तरह से। धातुएं भी हम फेंकते हैं जिसका हमें यूज नहीं है। प्राथमिक यूज करके मतलब कोई चीज़ हमने पहले यूज में ली और उसके बाद जब वो हमने उससे काम ले लिया अपना और हमारे किसी काम का नहीं बचा, तो हम उसके बाद जो भी बचता है उसको हम वेस्ट कहते हैं। अवांछित पदार्थ है, मतलब वांछित नहीं है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करें हम ताकि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड ना करे, पर्यावरण को गंदगी ना फैलाए। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे बहुत सारी थैलियाँ पड़ी हैं, कभी हमने यूज किया उसको और उसके बाद उसको हमने फेंक दिया। ठीक, बहुत सारा कचरा पड़ा रहता है, बहुत सारी प्लास्टिक पड़ी रहती है, बहुत सारा उद्योगों से कचरा निकलता है जो कि न केवल नई नई बीमारियाँ, नए नए कीड़े, नए नए जो है वायरस पैदा ही नहीं करता, वो केवल जो है वहाँ की पर्यावरण को ही नष्ट नहीं करेगा बल्कि लोगों के, जीवों के हेल्थ पे भी जो है गलत असर डालेगा। जैसे अगर कोई वेस्ट ही पानी के जरिए किसी फैक्ट्री से निकलता है और उसको नदी नाले में डाल दिया जाता है, तो वहाँ के जो जीव हैं वो भी मर सकते हैं। मछलियाँ हैं उन पे भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। फिर मछलियाँ उसको पानी को पीती हैं या उसमें रहती हैं तो उनमें अनेक बीमारियाँ लग जाती हैं। उन्हीं को आदमी जो है भोजन के रूप में खाता है तो वो बीमारियाँ उसमें चली जाती हैं आदमी के अंदर। ऐसे ही अगर पानी जो है गायें भैंसे या फिर जो है हमारे वन्य जीव पीते हैं उस गंदे पानी को, उसमें भी बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती है। और सारा का सारा जो ये है आपका चक्र है ये। अब वो बीमारी पशु पक्षी से दूध में जाएगी, अगर दूध जैसे हम पालतू पशु पालते हैं तो इंसान में आएगी, या ये जो है इसको कोई और जानवर खाएगा उस जानवर में आएगी, तो ये सर्कुलेट होता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डिसबैलेंस करता है। तो इसका मैनेजमेंट हम कैसे करें? ये देख लिया हमने कि अपशिष्ट किसे कहते हैं, वेस्ट किसे कहते हैं। प्राथमिक प्रयोग करने के बाद जो अवांछित पदार्थ बचता है उसी को हम वेस्ट कहते हैं। प्रबंधन हमें करना है, इसको हम ऐसा करें कि या तो हम इसको एनवायरनमेंट पे ये कुप्रभाव, गलत प्रभाव ना डाले, या तो उसको मैनेज कर ले, या फिर हम इसको किसी वांछित या उपयोगी चीज में बदल दें अपशिष्ट को, कचरे को। तो प्रबंधन का अर्थ क्या है? एक मूल्यवान संसाधन के रूप में बदलने और उसका उपयोग करने से है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है
अगर क्वेश्चन आता है कि अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, अपशिष्ट क्या है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, उसकी परिभाषा, फिर हम ये अपशिष्ट प्रबंधन क्या है ये लिखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है। जितना हो सके अपने निर्माण कम से कम करें, उतना ही हम यूज करें जितना हमको ज़रूरत है। एक तो मैनेजमेंट हम ऐसा करें, रिसाइकिल कर ले उसको, दोबारा यूज में ले आए इसको, इस कचरे को, ताकि हम उसका दोबारा यूज कर सकें। ठीक, जैसे बहुत सारे देशों में कचरे से सड़क बना ले रहे हैं, बहुत सारे देशों में कचरे से जो है वो बिजली बनाते हैं, बहुत सारे जगह पे जो है कचरे से पेपर भी बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कचरे से यूज करके। तो उसका हम इस तरह यूज करें, इससे एक फ़ायदा होगा कि एक तो हमारी जो है वो बचेगी, हमारा खर्च बचेगा, और दूसरा जो हम सड़क पे, किनारे, नदियों में, नालों में, कॉलोनियों के आसपास सब जो है ये गंदगी फैलाते हैं, इसका यूज हो सकता है। ठीक, इसी प्रबंधन में उद्देश्य आता है कि हम एजुकेट करें लोगों को, लोगों में जो है जागरूकता फैलाएं, और इसको सर्वव्यापी बनाने के लिए एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के दायरे का विस्तृत करें, ताकि हम मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, किसका, कचरे का। और इसका उपचार करें हम, भाई कचरे का क्या होगा, या तो आप इसको रिसाइकिल कर लो, यूज में ले आओ, या इसका हो सकता है कचरे को आप जो है ऐसा कर दो कि उसको अंदर धरती में, या उसका ऐसा कर दो कि वो किसी भी तरह से एनवायरनमेंट या लोगों, पशु पक्षी, जीव जंतुओं की हेल्थ पे कोई भी गलत प्रभाव ना डाले। दो काम हमें करना पड़ेगा। यदि हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कचरे को, तो कचरा फिर किसी न किसी रूप में, या आपका वेस्ट जो है वो हार्म करेगा, वो हानि पहुंचाएगा किसको, एनवायरनमेंट को। और एनवायरनमेंट में हम सब लोग शामिल हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चिड़िया है व छोटे से छोटा जीव है, वो सबको हार्म करता है, और सबको हार्म करेगा तो वो फिर उसका नुकसान ही होगा एनवायरनमेंट को। ठीक, तो इसका या तो उपचार कर ले, या निपटा दे इसको, ऐसे तरीकों का उपयोग करें जो ऊर्जा की वसूली कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि इससे ऊर्जा बना ले हम, मैंने बताया किससे, कचरे से, ईंधन उत्पन्न कर ले और उसका यूज कर ले ईंधन उत्पन्न करके। जैसे बायो जो है वो ये बायोगैस का भी यूज करते हैं हम, जैसे गोबर का भी यूज करते हैं, और जो वनों से प्राप्त पत्ते वत्ते और ये जो है लकड़ी के यूज से, इस तरह करके हम वो जो है बायोफ्यूल भी बनाते हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के दो उदाहरण स्वीडन और नॉर्वे हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कचरे के आयातक बन गए हैं। नॉर्वे और स्वीडन दो देश हैं, ये क्या करते हैं, ये कचरे को अपने यहाँ मंगा लेते हैं और इससे क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, बिजली हम अधिकतर किससे बनाते हैं, बिजली हम अधिकतर कोयले से बनाते हैं। अब कोयले से बनाएंगे, एक तो खर्च बढ़ेगा, और उसके बाद कोयले का जब दहन होगा भट्टियों में बिजली बनाने के लिए, तो उसमें बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है। पोल्यूशन में जो है वो प्रदूषण फैलता है। ठीक, लोगों की हेल्थ के लिए समस्या खड़ी होती है, तो ये प्रॉब्लम इससे होती है। खाद और उर्वरक कार्यों में भी कचरे का यूज होता है, कर सकते हैं। ठीक, ये काम हम कर सकते हैं। अब अगर हमको इसकी मैनेजमेंट करना है तो इसकी क्या क्या विधियाँ हैं, भाई कचरे को कैसे निपटान करना है। एक होता है लैंडफिल। लैंडफिल का मतलब, इस विधि में शहरों के आसपास खाली स्थानों पर अपशिष्ट को इकट्ठा कर लिया जाता है, और ऐसा करते ध्यान रखा जाता है कि जहां हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं वो मिट्टी से ढका हो, ताकि वो प्रदूषित ना कर सके मिट्टी को। देखा होगा दिल्ली में तो बहुत बड़ा पहाड़ बन गया ऐसे करके, इतना कचरा वहाँ इकट्ठा हो गया है। ठीक है, उसको क्या क्या उसको कचरे को लिया, ज़मीन में दबा दिया और उसको मिट्टी से ढक दिया। अगर उसका हम कुछ रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं, एक तो ये विधि होगी कचरे से निपटने, खाली खुला नहीं छोड़ना है। एक हो गया आपका इंसिनरेशन हो गया, इसमें जला दिया उसको भट्टियों में, राख निकली, उसका कुछ यूज कर लिया, खाली नहीं छोड़ा। एक होता है, ये होता है पायरोलाइसिस, ये पाँच छूट गया, पायरोलाइसिस। ये भी अब वेस्ट से निपटने की इस विधि के अंतर्गत, ये जो है केमिकल के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा इसको सामान्य पदार्थ में बदल दिया, ताकि वो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। ठीक, ये चीज़ें होगी। आपको इतना बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है कि कैसे ये वर्क करता है। आपको तो अगर आएगा कि कोई विधियाँ बताओ कैसे हम इसके उपचार कर सकते हैं, तो हम बता देंगे। एक लैंडफिल है, एक इंसिनरेशन है, एक ये पायरोलाइसिस है,
एक में केमिकल रिएक्शन द्वारा होता है, इसमें जो है आग से जला करके इसको कचरे को सामान्य पदार्थ में बदल देते हैं या फिर मिट्टी में इसको दफना देते हैं। ठीक, ये हमको लिखना है। इसके बाद है रिसाइकलिंग, रिसाइकिल करना, किसको, कचरे को, उसका पुनः उपयोग में ले आना। ठीक, इसको पुनः उपयोग में हम ले आए किसी कचरे को। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो पुनर्चक्रण इसकी हिंदी होती है। ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अगले उपयोग के लिए कचरे को नए उत्पादों या सामग्रियों में बदलना है। मैंने बताया था कचरे से हम पेपर बना लें। ठीक, कचरे से दोबारा हम हो सकता है ये पॉलीथीन बना लें, कचरे से हो सकता है हम जो है वो कुछ प्लास्टिक बना लें, ग्लास बना लें, कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटें बना लें। इस तरह हम रिसाइकिल करके एक जो है नया उत्पाद बना लें जिसका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का पूरा उपयोग करके हम संभावित रूप से उपयोगी सामग्री को बर्बाद करने से बचा सकते हैं। एक तो नई चीज़ नहीं हमें निकालनी पड़ेगी। मान लिया हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, मिट्टी को खोदेंगे, खेतों से खोदेंगे, नई ईंटा बनाएंगे। अब क्या होगा कचरे से कि हमें मिट्टी खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो मिट्टी खोदने की तो हमारी मिट्टी ऐसे की ऐसी बचत रहेगी, बहुत बड़े बड़े खड्डे नहीं, देखा होगा आपने ईंट के भट्टे के आसपास सब खुदा रहता है। ठीक, तो उसी से हम बना रहे हैं, एक फ़ायदा होगा। हम नए कच्चे माल की खपत और निश्चित रूप से नई ऊर्जा की खपत को भी कम कर सकते हैं। रिसाइकिल की सीधी सी डेफिनेशन ये है कि हम कचरे से, वेस्ट से क्या करेंगे, नए उत्पाद या सामग्री के रूप में हम उसको बदल लेंगे ताकि हम अपने लिए उसको प्रयोग कर सकें। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये मैंने कुछ फोटो दे दिए। लैंडफिल ऐसे होता है, इसको ऊपर से ढक दिया। इंसिनरेशन ऐसे होता है कि आग से जला दिया। ठीक, ये होता है वेस्ट कंपैक्शन, कंपोजिशन कुछ ऐसा। ये बायोगैस बनाते हैं, गोबर गैस का पता होगा आपने। ठीक, कंपोस्टिंग हो गया, खाद बनाना, वर्मी कंपोस्टिंग, केचुए छोड़ दिए इसमें और उसको कचरे को ये बदल दिए। ठीक, ये हो गया। अब इससे अगला टॉपिक है आपका ऊर्जा। ऊर्जा एक ऐसी ताप शक्ति है जो कार्य करने में सहायक है। ठीक, ऊर्जा क्या होती है, ये हमें सूर्य से प्राप्त ऊर्जा धूप के रूप में मिलती है। जल से हम बिजली बनाते हैं। विद्युत ऊर्जा होती है, जैसे हम डायनमा और ये लाइट बनाते हैं। ईंधन से कोयला, डीजल, ये आपका जैसे जीवाश्म ईंधन इसको बोलते हैं, इससे जो है आपकी ऊर्जा बनती है। या गैस जो सीएनजी जैसे निकलती है उसका हम प्रयोग करते हैं किस में, ऊर्जा में। ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। लाइट से हम बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्या होता है स्रोत ऊर्जा का, जहाँ से पैदा होती है उसको ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। क्या होना चाहिए भाई ऊर्जा के स्रोत अच्छा होने के लिए, ये भी हमको देखना है। तो एक तो ये जो है हमें जो ऊर्जा प्राप्ति हो वो सस्ती से सस्ती हो, बड़ी मा जो 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 प्रति यूनिट द्रव्यमान के हिसाब से बड़ी मात्रा काम करता है। ठीक, मतलब हमें कम से कम खर्च में अधिक से अधिक ऊर्जा मिल सके, आसानी से उपलब्ध हो सके, बहुत खर्चा ना हो, जिसको आसानी से इकट्ठा किया जा सके और इसका जो है अपवहन करना आसान हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सस्ता, क्या किफ़ायती हो। ठीक, जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान या नहीं पहुंचाता हो। जैसे हम कोयले से प्राप्त ऊर्जा है तो ये तो बहुत खतरनाक है पर्यावरण के लिए। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा आसान है, किफ़ायती है, पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं करता। पवन ऊर्जा ऐसे ही है, बायोगैस ऐसे ही है। ठीक, जियोथर्मल ऊर्जा भी होती है, ये भी नहीं, इससे भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब ऊर्जा के स्रोत के आधार पे कितने तरह की होती है, दो तरह की हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक तो पारंपरिक स्रोत, इसको बांट के लिख सकते हैं हम एग्जाम में। एक होता है परंपरागत या अपारंपरिक सोर्स। पारंपरिक सोर्स जो बहुत पहले से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया। ठीक, ये सब चीज़ें, इसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। अपारंपरिक स्रोत यही बताया मैंने, जैसे सोलर पावर होगी, सोलर लाइट का यूज हम अभी से करने लगे हैं कुछ सालों से। ठीक, विंड एनर्जी होगी, हवा की एनर्जी होगी, बायोगैस हो गई, इसको बना लिया हमने। तो ये परमाणु ऊर्जा हो गई, इस तरह के करते हैं। अगर ऊर्जा को और दो तरह से बांट सकते हैं हम अलग अलग में, एक तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको जो कभी ख़त्म नहीं होती हो,
जिसको नवीन नवीन किया जा सकता है, नया किया जा सकता है, बनती रहती है, उसको हम, या ये क्षय नहीं होती, खत्म नहीं हो सकती। अब सौर ऊर्जा खत्म नहीं हो सकती है, हवा चलती रहेगी, हवा कभी खत्म नहीं हो सकती है। ठीक, जल ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती है, बायोमास की ऊर्जा हम कभी खत्म नहीं हो सकती है, जियो थर्मल ऊर्जा जो कि देखा होगा आपने मणिकरण में प्लांट लगा हुआ है, नीचे से गर्म पानी निकलता है। ठीक, शायद वो वहाँ पे वोल्केनिज्म या ज्वालामुखी प्रक्रिया कहीं नीचे हो रही हो, उससे टकरा करके धरती में से ऊपर जब निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे इसका ताप बहुत ज़्यादा है। कभी आप मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पे ये जियो थर्मल एनर्जी का उदाहरण मिलेगा। ठीक, ये हम गोबर गैस और अन्य कूड़ा करकट से बनाते हैं। ये हम जल ऊर्जा बैंड डैम बना के बनाते हैं। सौर ऊर्जा का आपको पता ही है, सोलर प्लेट्स हम अपने छतों के ऊपर रखते हैं, उससे होता ही है। वायु ऊर्जा, हमने बड़े बड़े पंखे लगा लिए। ये अधिकतर तटों के आसपास जहाँ तेज हवाएं चलती हैं वहाँ क्या करते हैं, बड़े बड़े कई कई फुट जो हैं, 20-50 फुट इस तरह से जो है बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं। ये हवा इनको चलाती है और उससे डायनमा घूमता है और उससे लाइट पैदा होती है। तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक अर्थ रहेगी, इसलिए इसको नवीकरणीय या रीन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। इसी तरह आगे गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है जो ख़त्म हो जाती है, जिनको नया नहीं किया जा सकता, जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। कोयला एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, डीजल एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, सीएनजी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो ये इस तरह के स्रोत होंगे। तो ऊर्जा के इन स्रोत का एक फायदा और भी है नवीकरणीय का, कि ये पर्यावरण को प्रदूषित न के बराबर करते हैं और ये पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। तो सरकार किसको बढ़ावा दे रही है, इसको, नवीकरणीय को। इसको मिनिमम, इस पे डिपेंडेंसी या निर्भरता है कम से कम करेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, आप लिखोगे इसको। अगर ऊर्जा किसे कहते हैं वो मैंने बता दिया। ऊर्जा के स्रोत दो तरह से होते हैं, पारंपरिक होते हैं, गैर पारंपरिक होते हैं, नवीकरणीय होती है, अनवीकरणीय होती है। भाई नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा का महत्व क्या है, फायदा क्या है, पर्यावरण के अनुकूल है, मैंने बताया है, खत्म नहीं कभी हो सकते, स्वच्छ स्रोत है, प्रदूषण नहीं फैलाते, कोई उनसे कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेज का उत्पादन नहीं होता है, स्थायी स्रोत हैं, खत्म नहीं होने वाले हैं, और इससे प्राप्त ऊर्जा को स्थायी स्रोत माना जाता है। इसका तात्पर्य है कि कभी समाप्त नहीं होते। मोटा मोटा मैंने आपको इसको सारी चीज़ बता दी। रोजगार सृजन में भी सहायक है। अब देखो, अब जब से सोलर प्लेट लगने लगी है तो सोलर प्लेट को ठीक भी कराना पड़ता है, सोलर प्लेट इंस्टॉल भी करनी पड़ती है, सोलर प्लेट की दुकानें भी खुली हैं, तो लोगों को रोजगार मिल रहा है नहीं सोलर पावर के लिए, तो इसमें भी सहायक है। और जो वर्ल्ड लेवल पे जो हम कोयला पेट्रोल डीजल खरीदते हैं बहुत महंगे होते हैं, तो उनकी कीमतें में भी ये कम करेगा, क्योंकि हम क्या लगेंगे, यूज करने लगेंगे किसका, सोलर एनर्जी का या विंड एनर्जी का या हाइड्रो पावर का। और सीधी सी बात है, पोल्यूशन कम करता है, पोल्यूशन कम करता है तो लोगों के स्वास्थ्य में सीधा संबंध होता है। कोयला पेट्रोल डीजल का ज़्यादा यूज करोगे, किसी को दमे की, किसी को कैंसर की बीमारी, अन्य हेल्थ प्रॉब्लम, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, ये सब बीमारी होती है। जब इनका यूज करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा तो खर्च बचेगा हमारा, कहाँ, हॉस्पिटल में जाने में या दवाइयाँ खाने में। ठीक, क्योंकि हमारी हेल्थ सही होगी, साथ में जब हेल्थ सही होगी तो हम अच्छा काम करेंगे तो और कुछ पैसे कमाएंगे। तो हेल्थ में सीधा संबंध होता है। अब इसमें आपके सिलेबस में एक चीज़ और लिखी है, ये अलग अलग लिखा है, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। थोड़ा सा इसके बारे में या तो शॉर्ट नोट्स आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सौर ऊर्जा कैसा स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त है, ठीक, स्थायी स्रोत है, कभी खत्म ना होने वाला। तो सौर से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। और सौर ऊर्जा सिस्टम के माध्यम से हम उपयोग में ला सकते हैं। ऊपर छत पे प्लेट लगा दी, सोलर पैनल लगा दिया, नीचे बैटरी लगा दी, और अपना जो है हम इसको अपने घर की चीज़ें चला सकते हैं। अब तक तो ये बड़े बड़े प्लांट में भी लगने लगा है। सौर ऊर्जा का विस्तार वैश्विक है, वर्ल्ड लेवल पे है। यह बहुत सारे उद्देश्य से है। घरेलू क्षेत्रों में भी इसका व्यापक अनुप्रयोग है। घरेलू में हम काम नहीं करते, हम लाइट जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, मोटर चलाते हैं। उद्योगों में भी, ऑफिस में भी इसका भी प्रयोग होता है। दूरस्थ और दुर्गम स्थानों पर भी इसका प्रयोग हो सकता है, तार के माध्यम से जहाँ लाइट पहुँचना संभव नहीं है। अब बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे पता चला सिंगल ही घर है, ये पहाड़ है, सिंगल घर यहाँ बनाया है। अब अगर वैसी लाइट हम पहुँचाएंगे तो हमको पूरा तार और पूरा खंबे लगाना पड़ेगा। कुछ नहीं, सोलर प्लेट के लिए क्या ले जाओ, 2 प्लेट ले जाओ, अपने छत के ऊपर रख लो और ये काम चालू, आपको लाइट मिलना चालू। तो अच्छा है ये, तो आसानी से वहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है।
कुल मिलाकर भारत में 365 में से 300 दिनों तक स्पष्ट रूप से सूर्य प्रकाश मान होता है। इस भाई देखो, दिसंबर और जनवरी में थोड़ा सूर्य नहीं निकलता तब भी प्लेटें चलती हैं, बाकी 300 दिन तो खूब धूप होती है हमारे यहाँ। तो ऐसा भी नहीं है कि धूप नहीं निकलती। जैसे नॉर्वे, स्वीडन, ऊपर तो जो है सर्दी अधिक पड़ती है ना, तो धूप कम निकलती है। अब धूप कम निकलती है तो उतना ये जो है इसका इतना प्रभावशीलता नहीं है। और मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था आपने, ISAB जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया है, भारत और फ्रांस ने मिलकर के, ये भी आ सकता है, ताकि हम लोग अपनी निर्भरता कोयला, पेट्रोल, डीजल और जीवाश्म ईंधन पे कम करें और किस पे जो है बढ़ाएं अपनी जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, जिसमें से सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में तो खूब धूप होती है, अपार संभावनाएं हैं इसकी, कोई दिक्कत नहीं है कि लाइट चली जाएगी। ठीक, इसके बाद असमान परिस्थितियों के बावजूद भी भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का न सिर्फ सदस्य है बल्कि इसका नेतृत्व करने के रूप में जाना जाता है। 2018 में उत्तर प्रदेश ने 500 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल भी स्थापित किया। सोलर के लिए काम बहुत कर रही है गवर्नमेंट अभी। मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मिलकर के जो है ISA बनाया, मैंने ये बताया, इसको आप पढ़ लेना। तो इतना बहुत है। इसी तरह पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा का मतलब बड़े बड़े जो है पंखे लगा करके 50-50 फुट जो है, और उस पर जो है वो हवा समुद्र के आसपास ज़्यादा लगते हैं, हवाएं चलती हैं, हवाएं चलती है, घूमता है, ऊर्जा, लाइट पैदा होती है। तो पवन ऊर्जा, जिसे आमतौर पर वायु ऊर्जा भी कहा जाता है, वायुमंडल में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को संदर्भित करती है। इस प्रकार की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए प्रमुख रूप से पवन चक्कियाँ और पवन जनरेटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है। कोई भी चीज़ होता है आपको टॉपिक में, ये टॉपिक में आपको क्या समझना है, बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद आप 10 तरह की किताब पढ़ेंगे, 4 तरह के आप मॉडल पढ़ेंगे, तो थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज में उसमें अंतर रहता ही है। ठीक, तो आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पे नहीं जाना है, आपको समझना है। जैसे ये सब लिखा है, वायुमंडल से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को संदर्भित करती है, जरूरी नहीं आप इसको लिखें, सीधे लिखिए कि पवन ऊर्जा जो है, पवन से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं, इसे वायु ऊर्जा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हवाएं जो है बड़े बड़े टरबाइन, बड़े बड़े पंखों की जो पखुड़ियों को घुमाती है, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और जनरेटर से लगे रहते हैं नीचे, यहाँ पे घूमते हैं। अब इसको आप इंटरनेट पे पढ़ोगे कुछ अलग तरह से लिखा होगा, आप इसको किसी बुक में पढ़ोगे वो अलग तरह से लिखा होगा, आप इसको किसी जो है यूट्यूब चैनल पे देखोगे अलग तरह से बता रहा होगा। बेसिक आपको ये चीज़ समझना है, फिर उसको आपको कोई भी चीज़ ले कहीं से, मैं ये नहीं कहता कि किसी नोट से आप पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ उसको आप समझिए, और फिर आप किसी भी किताब, किसी भी बुक से पढ़िए, किसी भी नोट से पढ़िए, चीज़ें आपको पाएंगे कि बेसिक कंसेप्ट एक ही है। अब इसमें कोई कुछ भी लिखवाता रहे। ठीक, अब आज भारत में पवन ऊर्जा का विश्व में चौथा स्थान रखता है। भारत में पवन ऊर्जा की सबसे ज़्यादा कहाँ ये पैदा हो सकती है, समुद्री और तटीय राज्यों में, क्योंकि यहाँ पे समुद्र से जलीय समीर और थल समीर चलता है, इसको थल समीर और जल समीर कहते हैं। ठीक, जो कि समुद्र किनारे जो है, जहाँ जहाँ जो हवाएं चलती हैं, इसमें सबसे अधिक संभावनाएं गुजरात में है। ठीक, लेकिन भारतवर्ष में 2/3% अकेले तमिलनाडु पैदा करता है। कौन पवन ऊर्जा कौन पैदा करता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु ये स्टेट है नीचे की तरफ, ये मैं भारत का नक्शा बनाता हूँ, ये भी ये ऐसे ऐसे करके, ओ सही नहीं बना, यहाँ पे तमिलनाडु है। अब ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि वहीं हवाएं क्यों चलती हैं। भाई ये यहाँ उतनी हवाएं क्यों नहीं चलती, हमारे यहाँ हवाएं चलती हैं सिर्फ ये लू अधिकतर, बाकी तो शांत रहता है। तो हमारे यहाँ संभावना उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती, अब किसकी, पवन ऊर्जा की। हमारे यहाँ किसकी संभावनाएं हो सकती है अधिकतर, हमारे यहाँ इसकी सौर ऊर्जा की संभावनाएं हो सकती हैं, इसको हम लगाते भी हैं। पवन ऊर्जा सबसे सस्ती है और इसके रख रखाव में कम खर्च आता है, लेकिन भारत में वायु की परिस्थिति असमान है। देखो यही लिखा है इसने, हर जगह थोड़ी हवा चलती है, तो हम हर जगह भारत में इसको नहीं लगा सकते। जहाँ हवाएं चलती है वहाँ इसका बहुत अच्छा स्कोप है। पवन ऊर्जा उत्पादन में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल के पास सर्वाधिक संभावनाएं हैं। वर्तमान समय में पवन ऊर्जा अमेरिका दुनिया ऊर्जा उत्पादन में दुनिया के शीर्ष देशों में चीन, अमेरिका, जर्मनी और भारत आते हैं। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। इतना भी आप 200 शब्द भी इसको पढ़ लोगे तो अगर 10 नंबर का आएगा तो 8 नंबर कहीं नहीं गए, ये याद आप रखना। ऐसे ही आपका बायोमास हो गया, ये भी खत्म न होने वाला एक स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा है। मीथेन गैस इसमें पैदा होती है, CH4 होगा यहाँ पे।
इसका उत्पादन बहुत छोटे जीव एक साथ मिलकर करते हैं। छोटे छोटे जीव को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है? इसमें जीवाणु, बैक्टीरिया, इसमें कवक, सब बायोलॉजी का हिस्सा है, ठीक। इसमें शैवाल आते हैं, कुछ लोग मानते हैं इसमें वायरस भी आते हैं, बल्कि कुछ लोग वायरस को निर्जीव मानते हैं। ये सब चीज़ें इसमें आती है। छोटे जीव की बात कर रहा हूँ मैं। बायोगैस इकाई में मुख्य रूप से गोबर और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, और इससे देखा होगा अधिकतर हम लोग रसोई गैस बनाते हैं इसको। इस मिश्रण को एक बंद गड्ढे में 30-35 दिन तक रखा जाता है, जिसमें ईंधन प्राप्त हो सके, और जो घोल बनता है उसको हम खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, और उससे गैस भी निकलती है। आगे, बायोगैस अथवा मीथेन जीवों से उत्सर्जित पदार्थों, पादपों, पेड़ पौधों, उद्योगों में अवशिष्ट प्राप्त पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। ये जो अवशिष्ट, ये कचरा है, ये जो वेस्ट है, इसको विशेष प्रकार से निर्मित डाइजेस्टर में कम ताप पर चलाया जाता है। ये है आप कैसे वो जो है वर्क करता है। एक खड्डा खोदा, उसमें गोबर अवशिष्ट मिलाया, ठीक, उससे कैसे गैस बनी, रसोई गैस में भेजा या ऊर्जा की प्राप्ति हुई, फिर जो इसका जो बचा, इसको हम लोग ने खेत में यूज कर लिया खाद के रूप में। ये इसने इसका पूरा प्रक्रिया बताई है। इसको आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको ये बताना है कि बायोगैस कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। बायोगैस हम कोयला और ये सब चीज़ों की जगह हम प्रयोग कर सकते हैं, ये हमारा है, न कि हमारा ये आपका जो है टेक्नोलॉजी इश्यू नहीं है इसमें एनवायरनमेंट में। अभी तक देश में केवल 16,40,000 से अधिक बायोगैस इकाइयाँ स्थापित की गई है, जो कुल क्षमता का 13% है। ये सब डेटा भी अपडेट होता रहता है, तो हो सकता है ये डेटा किसी बुक में अलग हो, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। देश भर में पारिवारिक किस्म के लगभग 4 करोड़ लोग जो हैं, 4 करोड़ बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की क्षमता है। पत्तों का यूज होता है, फसलों के अवशेषों का यूज होता है, जैसे पराली का यूज हो गया, भूसे का यूज हो गया, ठीक, पत्ते खेत में से गिरे उनका प्रयोग हो गया, कूड़ा करकट हमारे घर से खाना वाना बचा उसका, ऐसा नहीं इसमें थैली डाल दोगे आप, खरपतवार जो होता है पेड़ पौधों के जो जड़ में उगता है उसका प्रयोग हो गया, तो ये जो है इसका उपयोग होता है। आदि का उपयोग करने वाले नए साधन डिजाइनों के संभावित विकास के बाद यह क्षमता और बढ़ जाएगी। भाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर इसमें करेंगे तो इसकी क्षमता और बढ़ाई जा सकती है। बायोगैस अनुसंधान और विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गोबर और कार्बनिक अपशिष्टों द्वारा बायोगैस उत्पादन बढ़ाने, गैस उत्पादन की दर को दोगुना करने और उर्वरक गुणवत्ता को बढ़ाना है। कह रहा है कि एक विकास कार्यक्रम गवर्नमेंट ने चलाया है। एक तो इसका गोबर का प्रयोग होता है, कार्बनिक अपशिष्टों का, ठीक, जैसे हम खाना वाना फेंक देते हैं, इसका इसका उपयोग हो सकता है, जो कि जिसमें जो है जैसे आपका मैंने बताया पत्तों का, जड़ों का, अपशिष्टों का, इन सब का प्रयोग हम इसको उत्पादन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। 5% से 8% बढ़ सकता है, जितना भी होता है। गैस जो हमें प्राप्त होती है इसकी दर को भी हम दोगुना कर सकते हैं, और उर्वरक जो हमें प्राप्त होता है इससे बचा हुआ यहाँ से, इसको हम खेत में यूज करते हैं। अब आगे इस आपका जो है सिलेबस में ऊर्जा दक्षता के लिए आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग और हरित परिवहन। अब एक तो ये देख लो आप, BT बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? छोटे छोटे जीव, जैसे मैंने बताया था, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो गया, विषाणु हो गया, इनका प्रयोग करके जो है हम अगर हम उत्पादन को या किसी काम को करने में छोटे छोटे जीव का प्रयोग करते हैं, इस तरह की साइंस, इस तरह की टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। इसका हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं। हम इसका चिकित्सा क्षेत्र में भी यूज करते हैं, जैसे जीन में चेंज कर दिया छोटे छोटे जीव के द्वारा। इसका उद्योगों में भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे उद्योगों में पोल्यूशन कम करने के लिए, या उद्योगों में पानी साफ करने के लिए, ठीक, चिमनी में लगा देते हैं, उसमें वायु प्रदूषण कम से कम हो उसके लिए। खेती में हम लोग करते हैं इसका प्रयोग बायोटेक्नोलॉजी का, जैसे आपने देखा होगा कि नई नई फसलों के बीज आते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इन पे बीमारी कम आती है, या इनमें जो है आपका ये उत्पादन इनकी बहुत ज़्यादा होता है, ये उत्पादकता इनकी ज़्यादा होती है, कीटों के प्रति ये विशेष तरह का जो है वो रखते हैं ताकि इनमें बीमारी ना आए, कीटों की कोई बीमारी ना लगाए। इस तरह का किसका, छोटे छोटे जीव का प्रयोग करना, इस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ये काम हम करते हैं। इच्छित क्या करते हैं कि हम इच्छित परिणाम चाहते हैं इसको बायोटेक्नोलॉजी के यूज के द्वारा।
ऊर्जा के दक्षता के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए। तो कोई भी तकनीक अनुप्रयोग जिसमें जैविक प्रणाली हो, बताया मैंने, जीवों के द्वारा छोटे छोटे सजीव प्रणालियों या सजीवों या उनसे उत्पन्न पदार्थ का उपयोग करके किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए उत्पाद या प्रक्रियाओं के निर्माण या रूपांतरण में किसका प्रयोग किया जाता है? जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि बीटी कपास का भी यूज हमने किया, मतलब कपास के जीन में चेंज कर दिया ताकि इसका उत्पादन ज़्यादा हो गया, और ये बहुत सारी बीमारियों के प्रति कवच इसके, जब उसके जीन में ही चेंज कर दिया हमने, ठीक, तो ये इसका यूज किया। एक भी बहुत झगड़ा चला है वर्ल्ड उसमें जो है इंडिया में, बीटी ब्रिंजल के ऊपर, कभी आप इसको देखना, मतलब ये बैंगन में चेंज करना चाहते थे इसके जीन में, लेकिन उसके जो हैं दुष्परिणाम भी होते हैं। तो ये कोर्ट में भी बहुत लड़ाई चली कि हम इसको परमिशन नहीं देंगे, बीटी ब्रिंजल को। सरकार जो है वो चाहती थी देना, जबकि कुछ जो पर्यावरण संगठन वाले थे वो मना करते थे कि नहीं, इससे जो है जीन में चेंज होगा तो लोगों पे भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो किसका? बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना, इसमें लिखा है जैसे ऊर्जा दक्षता के लिए। और दूसरा टॉपिक है इसमें हरित परिवहन, ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट हो गया, ये भी मैं आगे इसको पढ़ाता हूँ। उदाहरण क्या क्या है भाई? उदाहरण मैंने बता दिया, ईंधन बनाने में, बायोडीजल बनाने में, बायो एथेनॉल, ये सब डीजल है। बायोगैस बनाने में, बायोगैस का उदाहरण मैंने बताया। जब हम लोग बायोगैस बनाते हैं, जो मीथेन निकलती है, जो गोबर गैस हम जिसको कहते हैं, उसमें भी छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वही तो चेंज करते हैं इसको, वही रिलीज करते हैं गैस। इधर से गैस हम निकाल के उसका यूज कर लेते हैं, जो खाद बचता है उसको हम खेत में डाल देते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके ही हम कृषि अवशेषों, शैवाल, कचरे सहित बायोमास को जैव ईंधन में बदल जाता है। अब ये बात चल रही है कि बायो एथेनॉल कैसे बनाए जो पेट्रोल, और बायोडीजल कैसे बनाए जो डीजल की जगह प्रयोग किया जा सकता है। खेती में मैंने बताया किस तरह की जीन में चेंज करके किसके छोटे छोटे जीवों के द्वारा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, जो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है दही में भी, जो बैक्टीरिया होता है, अगर आप उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आप दही खा भी नहीं पाएंगे, छोटे छोटे जीव घूमते रहते हैं जो हमारे पेट के लिए अच्छे होते हैं। खेती में मैंने देखो बीटी ब्रिंजल, बैंगन का उदाहरण दिया या कपास का उदाहरण दिया। उद्योगों में मैंने बताया कैसे पोल्यूशन रोक सकते हैं, कैसे छोटे छोटे जीव के द्वारा जो है वो वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा में भी बताया बीटी ब्रिंजल, ऐसी ऐसी जो है किस्मों का विभिन्न, जो कि जिस वो जो है पैदा करना, ऐसी किस्में बनाना जिनकी उत्पादकता अधिक हो, जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जो हेल्थ को जो है गलत रूप से इम्पैक्ट ना करता हो। ये सब चीज़ें यूज होता है किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इससे आगे ग्रीन ट्रांसपोर्ट, इसका मैं बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। हम डीजल, पेट्रोल, सीएनजी ये सब यूज करते हैं किसके लिए? अपने ट्रांसपोर्ट के लिए, कारों में, मोटरसाइकिल में, ट्रेन में, प्लेन में, ट्रकों में, बसों में। तो इसकी जगह हम ऐसा प्रयोग करें, ऐसे ईंधन का प्रयोग करें जिससे आपका पर्यावरण का जो है वो डिसबैलेंस ना हो, पोल्यूशन ना हो, पर्यावरण पे गलत प्रभाव ना पड़े। जैसे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया है, इलेक्ट्रिक स्कूटी कितनी चल रही है। एक तो देखो उसमें पेट्रोल डीजल की बचत हो रही है, पैसा खर्च बच रहा है, ऊपर से जो उससे गैस निकलती थी, धुआं निकलता था बाइक से, वो भी कम हो गया है जिसने खरीद लिया है, ठीक, वो बच गया, पोल्यूशन भी बचा, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता भी बची, पैसा भी बचा। तो हरित परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन के उन साधनों को ये बताता है जो पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन के साथ ही मानव की हेल्थ को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करते। अब जो बाइक लिया हमने, मान लिया बाइक लिया कोई भी पेट्रोल से चलने वाली, अब एक तो उसमें पेट्रोल का खर्च हुआ, एक उससे धुआं निकलता ही है जो कि मानव की हेल्थ पे गलत प्रभाव पड़ता है, पोल्यूशन फैलाता है, एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। तो ऐसा परिवहन जो कि ना को हेल्थ को ख़राब करे ना एनवायरनमेंट को ख़राब करे, तो ऐसे परिवहन को हम हरित परिवहन कहते हैं। सनलाइट से चलने लगे, मान लिया, ऐसा भी हो सकता है, सोलर प्लेट से चलने लगे, बैटरी चार्ज करके चलने लगे, क्या उद्देश्य है इसका? प्रदूषण को कम करना, ऊर्जा खपत को कम करना, और जलवायु परिवर्तन को भी न्यूनतम करना, एनवायरनमेंट को ठीक रखना। क्या उपाय हो सकते हैं भाई? हम ये हरित परिवहन में क्या क्या आता है? इलेक्ट्रिक वाहन, ये बताया मैंने आपको, स्कूटी चला रहे हैं हम, अभी गाड़ियाँ भी आने आने लगी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, ठीक।
सार्वजनिक परिवहन में भी हम चेंज कर रहे हैं, मेट्रो, बस और रेल जो प्रदूषण को कम कर सकते हैं, इस तरह का हम यूज करें। ऊर्जा का पुनः संचयन कर सकते हैं, बिजली, सौर ऊर्जा, जल आदि का उपयोग करते परिवहन के लिए ऊर्जा का पुनः संचयन करना। साझा यातायात का हम लोग प्रयोग करें, ठीक, जो पर्यावरण के अनुकूल हो ऐसे ही हम यूज करें। साइकिल और पैदल यातायात को भी हम छोटी छोटी दूर पे हम जो है क्या ना करें, गाड़ी उठा के ना चल दें, थोड़ा हेल्थ भी इससे अच्छी रहेगी और सेविंग भी होगी। उत्पादन प्रक्रिया और सुधार, वाहनों के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री और उपकरणों की ऊर्जा सहायकता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए नवाचार का अनुसरण करना। अच्छे से हम जो है नई नई चीज़ ऐसे निकालें कि जिससे जो है वो ये इसके लिए अच्छा हो, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और जो है वो अच्छे से जो है पोल्यूशन भी कंट्रोल हो सके। ठीक, जो हमारा ग्रीन परिवहन है, ये हरित परिवहन है, ग्रीन ट्रांसपोर्ट के इन उपायों का उपयोग करने से पर्यावरण को कम हानि पहुंचेगी, जलवायु परिवर्तन भी कम किया जा सकेगा, और जो हमारे ऊर्जा संयंत्र का उपयोग भी कम हो सकता है। जैसे हम आपका ऊर्जा संयंत्र में जो है लगाया है, आपका कोयले से प्राप्त होने वाले ऊर्जा संयंत्र लगे हैं जिससे हम ये लाइट ले रहे हैं, ठीक, तो उसका उपयोग भी कम होगा। उपयोग कम होगा तो हमारा पैसा भी बचेगा, कोयले का खनन भी बचेगा, जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी कम होगा। ये सारी चीज़ें फायदेमंद रहेंगी। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन करें, ऐसा कंस्ट्रक्शन जो पर्यावरण के अनुकूल हो। हम घर बनाए, मकान बनाए, भवन बनाए, ऑफिस बनाए, ऐसा कंस्ट्रक्शन करें हम। कैसे, आगे बताते हैं। सतत निर्माण करते हैं, निर्माण परियोजनाओं में पुनः रिसाइकिल और ऐसी सामग्रियों का प्रयोग करें हम जिससे ऊर्जा खपत कम से कम हो और हमारा वेस्ट कम से कम निकले, टिकाऊ हो, हमारे पर्यावरण पर इसका प्रभाव ना पड़े। कैसे, बताते हैं अभी। इसमें क्या है कि हम एक तो हम वेस्ट का प्रयोग कर ले, जैसे मैंने बताया था कि ईंटें कर सकते हैं, जरूरी नहीं करना पड़ेगा ही, वेस्ट का ईंटों का प्रयोग कर लें। पानी के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब ऐसी तकनीक लगे रहे कि बारिश हो तो पानी इकट्ठा हो जाए और इसका हम यूज करें। इस तरह का हम मकान बनाए, हवादार बनाए कि जिससे हमें एसी की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक, ऐसे इससे क्या होगा, एक तो हमें लाइट नहीं चाहिए होगी और ये एसी से भी जो है गैसें निकलती हैं जो कि पोल्यूशन करती हैं और गर्मी बढ़ाती हैं। अंदर आपने ठंडा कर लिया, बाहर गर्मी, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में जाओगे गर्मी में आज तो बाहर बहुत गर्मी होती है क्योंकि पता नहीं कितने लाखों करोड़ों की संख्या में एसी चल रहे हैं। इसके बाद जो है इसमें ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम सोलर प्लेट का यूज करें, हमें बाहर से लाइट लेनी ही ना पड़े। ऐसे मटेरियल का यूज करें जो कि सब तक ठंडा और गर्म रहे सर्दी गर्मी के हिसाब से। ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसमें ऐसा कोई यूज ना करे जो कहीं से आया हो जो कि पर्यावरण को पोल्यूटेड करके आया हो। ठीक, ऐसा कोई हम इस बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। तो ऐसा भवन बनाए जो कि पूरा होने के बाद टिकाऊ निर्माण समाप्त नहीं होता। भवन के डिजाइन के संरचना के जीवन काल के दौरान पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव होना चाहिए इसका मतलब कि इमारत के डिजाइन में ऐसे तत्व और सामग्री को शामिल किया जाए जिसका पर्यावरण पे कम से कम गलत असर पड़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि ये अच्छे इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, अस्थायी प्रथाओं को अपनाने का कारण है। कैसे, पर्यावरण संरक्षण होता है इससे। कैसे, उपायों में ऊर्जा और पानी की बचत, मैंने बताया ऊर्जा की बचत, सोलर प्लेट लगा ली, पानी के लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऊपर लगा लिया ताकि वर्षा का पानी, बारिश का पानी इकट्ठा हो सके और बारिश का पानी इकट्ठा होकर उसी का हम प्रयोग करते रहें साल भर। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की कमी होती है, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने का प्रयास होता है इस तरह के कंस्ट्रक्शन में। जलवायु भूमि के संरक्षण में मदद मिलती है। जल के संरक्षण में कैसे मदद मिलेगी, बारिश का पानी हमने इकट्ठा कर लिया। वायु के संरक्षण में कैसे मदद मिलेगी, हमने एसी और इस तरह की चीज़ नहीं लगाई ताकि हम गलत गैस निकाल वो जो है निकल ले हमारे उससे, खुद हम लाइट बना रहे हैं सोलर। ठीक, भूमि के संरक्षण में कैसे मदद मिलेगी, हम जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट करके बिल्डिंग बनाई है, इको फ्रेंडली बिल्डिंग बनाई है। ठीक, कम ऊर्जा खपत होगी, हमने सोलर प्लेट का यूज किया है। ठीक, इससे उपयोग ऊर्जा की बचत होती है और ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग को भी कम किया जा सकता है। हेल्थ के अनुसार बनाए,
उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री को उपयोग करती है जो स्थायी और स्वास्थ्यकर होती है। ये इमारतें अधिक कंफर्टेबल होती है जो निवासियों के जीवन को बेहतर बनाती है। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन किया तो उस पर आप जो है अच्छे से जो है मैपिंग करके बनाएं ताकि उसमें योगा कसरत करने की जगह भी हो, सनलाइट डायरेक्ट पड़ती हो ताकि आपको सनलाइट भी जरूरी है। ऐसा मकान ना बनाए जिससे धूप ही, पता चला धूप ही नहीं आ रही है इसमें, पता चला आप बारिश ही नहीं देख पा रहे हैं। जब आप धूप ही नहीं दिखेगी, आपको बारिश ही नहीं दिखेगी, तो आपका हेल्थ वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा। हेल्थ गड़बड़ हो जाएगा, आपको आपकी एक तो जो आप काम करते हैं वो उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, उसमें भी खर्चा होगा, आपका समय भी बेकार होगा। तो हेल्थ और कंफर्ट भी उस इमारत में या उस भवन में होना चाहिए। ये हो गया। चौथी बात, लाभदायक लागतें। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन उपाय शामिल करने में शुरू से ही लागतें अधिक हो सकती है। इसको बनाने में है कि आपको, भाई आप छोटा सा मकान नहीं बना सकते इसको, हो सकता है आप प्रॉपर नक्शे से बनाएंगे, ज़्यादा जगह लेके बनाएंगे, आप सोलर प्लेट शुरू में ही रखेंगे, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो जो रेन वाटर होता है उसको आप करने के लिए हो सकता है आपको बहुत खर्चा शुरू में आ जाए, लेकिन बाद में क्या होता है, ऊर्जा और अन्य वित्तीय लाभों के साथ संतुलित हो जाता है। तो ये कह रहा है कि शुरू में आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक बार आप लगा लेंगे तो आप एक तो जो है बिजली आपको बिल नहीं देना पड़ेगा, एक आपको जो है रेन वाटर इकट्ठा होने लगेगा। तो बड़े बड़े शहरों में तो पानी का भी बिल आता है और कभी पता चला पानी आया ही नहीं है। एक बार आप बड़े नक्शे से बनाएंगे तो आप प्रॉपर उसमें सनलाइट और सब अच्छा जो है ग्रीनरी होगी आसपास। भाई आपने कॉलोनी बनाई तो उसमें पेड़ भी तो लगाएंगे, वो भी तो एक किस्म से सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। तो इस तरह से शुरू में तो लागत ज़्यादा हो सकती है, शुरू में ज़्यादा खर्चा आ सकता है, लेकिन एक समय के बाद ये बैलेंस हो सकता है। तो इस तरह ये पूरी 4 यूनिट है। चौथी यूनिट हमने आज कंप्लीट कर दी। इसके बाद जल्दी 5, 6 और 7 और 8 ये 4 यूनिट बची है। कोशिश करेंगे इसको जल्दी जल्दी 4 लेक्चर में इसको हम ख़त्म कर दें। ओके, इसको आप एक नोट्स बना लें अपना लिख करके और इसको एक बार रिवाइज कर लें। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं और ये बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है इसको समझना। थोड़ा सा आप लिखेंगे, लिखना पड़ेगा। ये आप पता चला आपको 10 लाइन लिखी हुई है, 3-4 लाइन में समझ में आ गया, लेकिन आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। ठीक, ओके। अगर आपको मेरा मैटर अच्छा लगता हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। किसी जो है और अच्छा बनाने के लिए या कोई आपको सुझाव देना है तो कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा तो भी कमेंट कर सकते हैं। किसी और टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए होगी तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।